स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट इंडियन इकोनॉमी का जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसका जो टॉपिक आज करेंगे वो करेंगे डेमोग्राफिक प्रोफाइल एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ये दो टॉपिक आज हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेमोग्राफिक प्रोफाइल से। ठीक है कि मैं आपसे पहले कि आपको एक टॉपिक क्लियर करूं, आपको एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस मैंने टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट में डाली हुई है, आप वहां से वो टॉपिक्स देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले डेमोग्राफिक प्रोफाइल की। डेमोग्राफिक प्रोफाइल, डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या चीज होती है स्टूडेंट्स? ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चों को यही नहीं क्लियर होता, स्टूडेंट्स को यही क्लियर नहीं होता, बहुत सारे जगह पे ये कहीं लिखा भी नहीं होगा कि व्हाट इट मींस, इसका मतलब क्या। हमें ये बस याद रख लेते हैं सारे कि डेथ रेट, बर्थ रेट, ये रेट, वो रेट, ठीक है, इसी चीज से हम याद रखते हैं। बट एक्चुअल में डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब होता क्या है वो मैं आपको बताता हूं। ये डेमोग्राफिक को क्या बोलते हैं हम प्रोफाइल को? इट इज स्टैटिस्टिकल ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन, मतलब स्टैटिस्टिक्स बताने हैं, स्टैटिस्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बताने ह्यूमन पॉपुलेशन के। ये होता है डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब। ठीक है, तो सबसे पहले बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं, बट जो हमें कंसीडर करनी है इसमें वो है एक बर्थ रेट, ठीक है जी, और दूसरा डेथ रेट। अंडरस्टैंड जो करना है हमें, बर्थ रेट कंपैरिजन जो देखना है 1947 और करंट का। तीसरा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तीसरा इन्फेंट मोरालिटी रेट, और उसके बाद जो चौथा हमें देखना है वो क्या देखना है हमें? लाइफ एक्सपेक्टेंसी। वो क्या समझना है आपको? लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो एक एक करके मैं इनका मीनिंग भी क्लियर करूंगा और आपको कंपैरिजन भी समझाऊंगा कि 1947 से पहले, क्योंकि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस है तो हमें आजादी के समय का डाटा भी चाहिए और साथ में करंट का, ताकि कंपैरिजन को हम अंडरस्टैंड कर सकें। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं बर्थ रेट की। बर्थ रेट के लिए मैं दो चीजें आपको बना के देता हूं। बर्थ रेट होता क्या है यार? बर्थ रेट के लिए हमें क्या लेना है कि बर्थ रेट को हम क्या बोलते हैं? एक 1947 का ले लो, जिसको बिफोर कह सकते हो, ठीक है, एक करंट। तो ठीक है, करंट और बर्थ ये आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा डिफरेंट पेन से कर देता हूं, आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा कंपैरिजन बनाना। करंट रेट, ठीक है। तो इसमें जो हमारा बर्थ रेट केवल है वो क्या है? हमारा बर्थ रेट था वो 48 था, 48 बर्थ रेट था, ठीक है, पर 1000 पर्सन, ओके। और दूसरा क्या है? डेथ रेट। दूसरा क्या है हमारे पास? डेथ रेट। तो उसको क्या चीज है? डेथ रेट क्या होती है? कितने व्यक्ति मर जाते थे? डेथ रेट ये 40 पर पर्सन मर जाते थे, पैदा होते थे। और ये क्या है आपके 40% पर 1000। और ये था आजादी के समय में, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट सुजेस्ट दैट मैसिव पॉवर्टी इन द कंट्री। तो करंट में तो सिचुएशन बहुत अच्छी है, बहुत इंप्रूव्ड है। तो करंट में हमारी ऐसी सिचुएशन बिल्कुल नहीं है। और ये जो सिचुएशन थी हमारी, ये किस वजह से थी? ड्यू टू हाई और एक्सेसिव पॉवर्टी की वजह से। स्टूडेंट्स ये बात आपको समझ लगी ना? हाई डेथ रेट और बर्थ रेट था, हाई था, बहुत ज्यादा था। 48 पर पर्सन पर 1000 पर्सन थे, इसमें बर्थ होता था, और 40 1000 पर्सन पर 1000 के वो मर जाते थे जल्दी ही, ठीक है जी। ये क्यों था? बिकॉज ड्यू टू एक्सेसिव पॉवर्टी इन द कंट्री, ये इसका बहुत बड़ा रीजन था। तो चलिए अब उसके बाद हम बताता हूं मैं आपको। तीसरा पॉइंट था हमारा जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कौन सा होता है?
ये आपको मैं समझाता हूँ। इन्फेंट मतलब नवजात शिशु, छोटा बच्चा। ओके, तीसरा क्या है हमारा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या कहता है हमें स्टूडेंट्स? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब है कि चाइल्ड अप टू एज ऑफ 1 ईयर, छोटा नवजात बच्चा 1 साल से कम का, उसको हम इन्फेंट बोलते हैं। और वो हमारे पास उसकी डेथ रेट क्या थी? हमारे पास एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कितना था? 218 पर 1000, मतलब 218 बच्चे मर जाते थे। मोर्टेलिटी का मतलब उनकी डेथ हो जाती थी। ठीक है जी, इन 1 साल से कम उम्र के बच्चे ही 1000 के पीछे 218 बच्चे 1 साल के भीतर ही मर जाते थे। ठीक है, और करंट में रेशो में आज के सिनेरियो में ये हमारे लिए थोड़ा सा एक पॉजिटिव साइन है कि वाई प्रेजेंट रेट इज 33 पर 1000 और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट करंट में कितना है? 30,000 पर 1000। ठीक है जी, तो इससे क्या शो होता है? तो इससे ये हमें शो होता है कि हमारे देश में इट शोज दैट देयर वाज पुअर हेल्थ केयर सिस्टम। हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ही ज्यादा पुअर था, हेल्थ केयर सिस्टम था, एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी। और अगेन दूसरा रीजन एक्सट्रीम पॉवर्टी, क्योंकि उनके पास बच्चे का पालन पोषण करने के लिए, ठीक है, उस गर्भवती महिला को खाना खिलाने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए, उसको मेडिसिन देने के लिए, उसको हॉस्पिटलाइज करने के लिए पैसा नहीं था उनके पास, गरीबी थी। और हेल्थ केयर सिस्टम भी इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था कि कम पैसे में उनका इलाज हो सके। ठीक है जी, और चौथा पॉइंट क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो। तो चौथा पॉइंट कि कितनी एज के लोग जिंदा रहते थे या उनकी लाइफ कितनी तक एक्सपेक्टेड थी। तो ये भी एक बहुत ही ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है हम सबके लिए उस समय की। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी? फोर्थ पॉइंट की बात करें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो क्या है? तो वो थी वेरी लो। अंडरस्टूड है? क्या थी? वेरी लो, 32 पर 1000 पर्सन। अगेन कितनी आएगी? 32 इयर्स, नहीं सॉरी, ये पर 1000 पर्सन में 32 इयर्स में ही एज होती थी लाइफ, उसके बाद वो डेथ हो जाती थी। और प्रेजेंट कितनी है? प्रेजेंट 69 इयर्स, मतलब पहले ऑन एन एवरेज 32 साल ही एज होती थी लोगों की। ठीक है, ये कब है? अप टू 47, 1947 ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, वेरी लो, 32 साल में ही डेथ हो जाती थी। और इसका कारण क्या था? लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम, लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम। हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इतना बढ़िया नहीं था, फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी जिससे कि लोग अपना इलाज करा सके, अच्छी डाइट ले सके, अपने शरीर का ध्यान रख सके। ठीक है, वो ऐसा नहीं करते थे। तो 32 साल की ऑन एन एवरेज एज में ही उनकी डेथ हो जाती थी, और प्रेजेंट 69 में हो रही है। तो ये इंप्रूवमेंट का साइन है, क्योंकि अब हमारे पास बहुत सी मेडिकल या हेल्थ फैसिलिटीज हैं जो किसी एक व्यक्ति को जिंदा रखने में या नॉर्मल लाइफ जीने में उसकी हेल्प करती है। तो इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स मेजरली समझ आए हैं हमें, वो ये है कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारा देश गरीब था, ये तो हमें पता है, बट पुअर हेल्थ केयर सिस्टम भी था। पुअर हेल्थ केयर सिस्टम, एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड लैक ऑफ अवेयरनेस, ये 3 चीजें आती हैं सामने हमारे। तो द कैरेक्टरिस्टिक्स on the eve of independence was पहला था
एक्सट्रीम पॉवर्टी, एक्सट्रीम पॉवर्टी। दूसरा पुअर हेल्थ केयर सिस्टम, ठीक है जी। और तीसरा लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस, उनको जानकारी भी नहीं थी, ठीक है जी। मैसिव पॉवर्टी, लैक ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम, और तीसरा अवेयरनेस की कमी थी कि उनको किस तरीके से, अगर कुछ था है भी अवेलेबल तो उनको पता ही नहीं था कि वो किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। इस वजह से ही हमारा बर्थ रेट हाई था, डेथ रेट भी हाई था, ठीक है, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी हाई था, और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो लो थी। स्टूडेंट्स अब आप सोचोगे कि सर हमें ये सारी चीजें क्यों पढ़नी पड़ रही है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल का हमारे इकोनॉमी में क्या फर्क पड़ता है, क्या असर पड़ता है, क्या रिलेशन है, क्या प्रभाव है। स्टूडेंट्स जब तक एक व्यक्ति जिंदा रहेगा वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगा, वो प्रोडक्शन एक्टिविटीज करेगा, अंडरस्टूड। अगर वो बीमार है तो वो इकोनॉमी में कैसे कंट्रीब्यूट करेगा, वो अपने परिवार का ध्यान कैसे रखेगा, वो अकेले तो वही ब्रेड अर्नर है फैमिली का, वो बीमार हो जाएगा तो वो खुद तो बीमार होगा, उसकी इनकम भी बंद होगी, साथ में उसके जो 4 बंदे लोग लगे हुए हैं उसकी फैमिली में उसके साथ एसोसिएटेड है, वो भी भूखमरी की कगार पे आ जाएंगे, वो भी बीमार हो जाएंगे, वो आगे फिर वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, और गरीबी से फिर आगे गरीबी मैनीफोल्ड्स आगे बढ़ती रहती है, फैमिली से फैमिली मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी वो आगे चलती रहती है। हाई बर्थ रेट होने से, बच्चे ज्यादा पैदा होने से क्या होता है आपको पता है, रिसोर्सेज कम रहते हैं और उसको कंजम्पशन करने वाले ज्यादा हो जाते हैं। हाई बर्थ रेट मतलब हमारे पास बच्चा पैदा हुआ मर गया, हम हमारे लिए एक ह्यूमन बीइंग एक एसेट होना चाहिए इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इट इज एन एसेट व्हिच विल कंट्रीब्यूट इन द इकोनॉमी। हाई डेथ रेट का मतलब है कि वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा, फिर पैदा हुआ मर गया, पैदा हुआ मर गया, कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया, 20-25 साल था तो वो वैसे कमजोर रहा क्योंकि प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं था, गरीबी की वजह से फिर वो जल्दी मर गया। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब गर्भवती महिलाएं जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको अच्छी हेल्थ केयर सिस्टम नहीं था, उनको अच्छा खाना नहीं मिलता था, वो उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी क्योंकि गरीबी थी, और अगर यदि कहीं थी मेडिकल फैसिलिटी तो उनको अवेयरनेस नहीं थी कि इसको ऐसे किया जा सकता है। और लास्ट में लैक ऑफ अवेयरनेस का मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि अपने शरीर का ध्यान कैसे रखना। आजकल तो हम बहुत कुछ देख रहे हैं कि लाइफ को हम अपनी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए हमारे पास जैसे ब्लड शुगर को चेक करने के लिए, ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए मशीन्स आ गई, इक्विपमेंट्स आ गए हैं, अब हम हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, मेडिसिन है, सस्ती मेडिसिन भी बहुत सारी हैं। पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लोगों को पता नहीं था, बीमार होते थे वो झाड़ फूक करके अपना इलाज कर लेते थे क्योंकि पैसा नहीं था, ठीक है, तो इस वजह से लोग जल्दी मर जाते थे। और ये सारी चीजें हमारे लिए एसेट बन सकते थे अगर हेल्थ अच्छी रहे लोगों की, हाई बर्थ रेट ना हो तो रिसोर्सेज अवेलेबल रहेंगे, हाई डेथ रेट ना हो तो वो हमारी एसेट है, वो हमें कंट्रीब्यूट करेगा इकोनॉमी में। तो ये सारी चीजें नेग्लिजिबल थी, बहुत ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन थी, इस वजह से हमारे देश में ये भी एक रीजन था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, गरीबी को बढ़ाने का और इकोनॉमी को स्लो डाउन करने का और स्टैग्नेंट बनाने में ये भी कंट्रीब्यूट उतना बड़ा है, ठीक है जी। अब हम आगे बात करेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की। ये डेमोग्राफिक प्रोफाइल वाला टॉपिक हो गया। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या कहते हैं, ठीक है जी। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है, उसका मतलब देश में आजादी के समय में आजीविका कमाने का, लाइवलीहुड कमाने का कौन सा तरीका था। तो यहां पे मैं आपको लिख रहा हूं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मैंने मतलब जैसे आपको बताया वो आता है हाउ टू अर्न लाइवलीहुड, ठीक है, लाइवलीहुड, ठीक है, अपनी आजीविका आपने कैसे कमानी है, अर्निंग कैसे करनी है, अर्निंग जैसे आप पैसा कमा सको, जिससे आप पैसा कमा सको और अपना घर परिवार चला सको। तो उसमें मेजरली कंट्रीब्यूटर आपको पता है कितने सेक्टर होते हैं हमारे पास, 3 सेक्टर है। पहला कौन सा सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, नेचुरली जिसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं। दूसरा कौन सा है, सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। और तीसरा सेक्टर कौन सा है, हमारा टर्शियरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, ठीक है जी। तो ये मैं जो डाटा आपको ये
परसेंटेज दे रहा हूँ, ये फिर वही बात किसकी है, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो इसमें क्या चीज आएगी, सबसे पहले 72.7 है ना, हाँ, तो परसेंटेज अप्रॉक्स आप इसको 73% भी बोल सकते हो, और उसके बीच में भी पॉइंट दिए हैं, 50% एग्रीकल्चर को, एग्रीकल्चर लेबर फॉरेस्ट को, मैं उसको नहीं लिख रहा, वो तो बुक में गिवन होते हैं, आपको हर बुक में गिवन है, तो वो अंदर वाला डाटा भी आपको याद करने की जरूरत नहीं, पहले ये चीज को अंडरस्टैंड करिए कि 72.3 और अप्रॉक्स 73%। दूसरा कितना, सेकेंडरी सेक्टर 10.1%, तो अप्रॉक्स कितना आ गया 10%, और तीसरा टर्शियरी सेक्टर कितना है हमारे पास 5.2%, 17.2%, और अप्रॉक्स कितना आ गया 17%, तो ये 73 है, और ये आपका बन गया 100%। ये हमारा स्ट्रक्चर था, इसको आप अंडरस्टैंड करिए। हमारे पास तीन चीजें थी, एक एग्रीकल्चर, एक सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा टर्शियरी। और एग्रीकल्चर सेक्टर में तीन चीजें आपको पता कौन कौन सी तीन चीजों में आपको उसने क्लासिफाई किया हुआ है, एक है एग्रीकल्चर, दूसरा एग्रीकल्चर से रिलेटेड लेबर, तीसरा फॉरेस्ट और चौथा माइनिंग फिशरिंग, सब कुछ इसी में आ गया। और सेकेंडरी सेक्टर में हमारा क्या होता है, इंडस्ट्रीज। मैं बीच वाला डाटा जो बुक्स में है वो नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ आपको ये क्लियर करूंगी ये कौन कौन से। उसके बाद ये कौन सा, ट्रेड एंड कॉमर्स, और साथ में ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। ये तीन चीजों को मिला के हमारे पास क्या बनता था, पूरा हमारा ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर इसी में बनता था। ओके, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि 72% ऑलमोस्ट जिसको हम बोल सकते हैं कि 73% तो एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड था, 73% एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। फिर भी हमारा देश पिछड़ा हुआ था क्योंकि एग्रीकल्चर में जो हमें आउटपुट आती थी या प्रोडक्टिविटी आती थी या जो प्रोडक्शन आती थी या यूं कह लो जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन था वो बहुत ज्यादा कम था। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। जबकि कंपैरिजन में देखें दूसरी कंट्रीज में भी उस वक्त भी 5, 4, 3, 2 इतनी परसेंटेज होती थी जो सिर्फ एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती थी या प्राइमरी सेक्टर में या एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व होती थी। लेकिन हमारे देश में 73% लोग एग्रीकल्चरिस्ट थे, बट कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी वाज लेस देन 50%। ये भी एक गरीबी का बहुत बड़ा रीजन था। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं प्राइमरी सेक्टर को। बाकी मैं सारा इरेज कर रहा हूं, ठीक है, बाकी सारा मैं इरेज कर रहा हूं, आप इसको अंडरस्टैंड करिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 73% है, तो ये तो आपको पता है कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस है, मैं ये भी बता रहा हूं, ठीक है। हम अब सिर्फ पहले एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस करेंगे। ये लाइन भी आपको समझ आ गई है, ये भी इरेज कर देते हैं, ठीक है जी। आपको पेज में स्ट्रक्चर में सबसे पहले मैं दोबारा लिख रहा हूं एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा कितना परसेंट है, ओके जी, कितना परसेंट है 73%। मैं अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूं 73%, ठीक है। 72.7 लिखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ऐसे चीज समझ आ रही है, ठीक है। बिकॉज एग्रीकल्चर, इसको प्राइमरी सेक्टर भी बोल सकते हैं, और बिकॉज इट वाज अ प्राइम सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। प्राइम सोर्स ऑफ इनकम था कौन सा, एग्रीकल्चर सेक्टर फॉर इंडियंस, एग्रीकल्चर सेक्टर, ओके। इसके बट परसेंट दूसरी तरफ जैसे मैंने बताया 73% है, और दूसरी तरफ अगर मैं कंपैरिजन के साथ में दूं तो वो जापान में या इंग्लैंड और यूएसए में, इंग्लैंड एंड यूएसए सिर्फ 2%, जापान में कितने हैं ये 12%, और जर्मन में कितने हैं, जर्मन में कितना है 4% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। नेचुरली जो फिगर्स हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ टोटल पॉपुलेशन के बेसिस पे, ठीक है जी, ऑन द बेसिस ऑफ टोटल पॉपुलेशन। इससे हमें पता चलता है बाकी हमारा आउटपुट बहुत कम था, ठीक है। ये हमारे कितने लोग यहाँ इन्वॉल्व थे, लेकिन वो किस में थे, एक तो एग्रीकल्चर, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर लेबर में, एग्रीकल्चर
रिलेटेड लेबर। तीसरा सेक्टर का मतलब इसी में क्लासिफिकेशन में आएगा माइनिंग। फिर उसके बाद आपका आ गया माइनिंग के बाद कौन सा आया, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, ठीक है। बट इन सब में जो हमारी प्रोडक्शन, मैं जानबूझ के पेन चेंज कर रहा हूं बार-बार ताकि आप तुम्हारा इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस हो जाए। हमारी प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, contribution to GDP was very low, जिस वजह से हमारे देश में गरीबी थी। ये हमारा मेन ऑक्यूपेशन था एग्रीकल्चर, ठीक है जी, ये हमारा मेन ऑक्यूपेशन था एग्रीकल्चर। अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर की। ये आपको समझ आ गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया। ये इसको आप सेंटेंस वाइज टॉपिक में इसको आप अपने नोट्स बना लेना, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि आप टेक्नोलॉजी के समय में पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। आप वीडियो को स्लो करके, पॉज करके अपने नोट्स तैयार कर सकते हो, ओके जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप अपनी क्वेरी मेरे को कमेंट बॉक्स में भेजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा, ओके जी। तो चलिए अब हम बात करते हैं इंडस्ट्री सेक्टर। और दूसरा सेक्टर कौन सा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर, जिसको सेकेंडरी सेक्टर भी बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर का मतलब एक है, सेकेंडरी सेक्टर या इंडस्ट्री का मतलब एक है। मैं जानबूझ के उसको इंटरचेंज करके लिख रहा हूं। तो इंडिपेंडेंस के समय में हमारी कितनी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी, ऑलमोस्ट 10%, ठीक है। तो इसमें कौन सी आती है आपकी, एक तो आ गया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आ गई, ओके जी। उसके बाद आ गया मैन्युफैक्चरिंग में फिर आप आगे तो आ जाते हैं एक स्मॉल, एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आ जाता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी इसी में आएगा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी इसी का पार्ट आएगा, ठीक है। तो ये हमने जैसे बताया मैंने आपको कि ये सिर्फ 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन के लोग इसमें इन्वॉल्व थे। किसमें इन्वॉल्व थे, इसमें इन्वॉल्व थे इंडस्ट्री सेक्टर में। तो इस ये शो करता है हमारा बैकवर्डनेस, ये एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जबकि एज कंपेयर्ड टू यूएसए, कितना था यूएसए में 32% और इंग्लैंड 42% एंड जापान, ये डेवलप्ड इकोनॉमी थी ना उस वक्त, 39% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, अगेन ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, तो स्टूडेंट्स ये कंपैरिजन बताना जरूरी है, क्योंकि आजादी के समय ये कंट्रीज डेवलप थी और इंडिपेंडेंट थी। हम अंग्रेजों के गुलाम थे, कॉलोनी थी, ब्रिटिश कॉलोनी थी, और 10% लोग ही सिर्फ इंडस्ट्री में या सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्व थे, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड इकोनॉमी, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ लग गया आपको। चलिए अब आगे बात करते हैं, इसका अगला पॉइंट है जो इंडस्ट्री सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। तीसरा सेक्टर कौन सा है, टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर में जैसे कि मैंने आपको बताया, वो सेक्टर होता है जो असिस्टेंट होता है, असिस्ट करता है, हेल्प करता है प्राइमरी एंड एज वेल एज सेकेंडरी सेक्टर की इकोनॉमी में। तो तीसरे सेक्टर को क्या कहते हैं, टर्शियरी सेक्टर। इसका परसेंटेज कितना है, टर्शियरी सेक्टर का परसेंटेज कितना आपका यहाँ पे बताइए, ऑलमोस्ट 17% है ना, 17% है, ठीक है जी। तो इसमें मैंने आपको जैसे बताया ट्रेड एंड कॉमर्स आता है, ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है जी। दूसरा क्या आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, कम्युनिकेशन एंड क्या आएगा, थोड़ा स्टाइल से एंड लिखा मैंने ना, अदर सर्विसेज, जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत ज्यादा काम था, ये सिर्फ 70% था, ठीक है जी। बिकॉज एग्रीकल्चर एंड जो हमारा इंडस्ट्री सेक्टर है, जिसको हम सेकेंडरी सेक्टर भी बोलते हैं, इंडस्ट्री सेक्टर
उसमें ज्यादा बदलाव नहीं आया था, ट्रांजिशन इतना ज्यादा नहीं था। फिर भी कुछ लोग ही चेंज हुए थे, जैसे अपना एक स्टेट था मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, और इसमें कौन कौन सी स्टेट कंपैरिजन थी, कंप्राइज होती थी, वो आती थी एक तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है जी, और उसके बाद तमिलनाडु के बाद दूसरी स्टेट है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, एंड तीसरा केरल, केरला एंड कर्नाटका, कर्नाटका। ये स्टेट्स को मिला के क्या बनता था, मद्रास प्रेसिडेंसी, ठीक है जी, ओके। और उसके बाद दूसरा था हमारा बॉम्बे एंड बंगाल, दूसरा एक क्या था, एक बॉम्बे और उसके बाद बंगाल। ये एक ऐसा सेक्टर था जिसमें ट्रांजिशन थोड़ा सा आया था, जिसमें एरिया ने इन्होंने देखा था इंडस्ट्री सेक्टर, इन्होंने क्या देखा, इंडस्ट्री सेक्टर यहां पे थोड़ा इमर्ज हुआ था, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री और सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, ओके जी, सेकेंडरी सेक्टर। बट एट द सेम टाइम ये चीजें थी, क्योंकि ये चीजें मुझे क्यों बतानी पड़ रही है, बिकॉज इंडस्ट्री डेवलप होगी तभी हमें सेकेंडरी इंडस्ट्री सेक्टर की जरूरत ज्यादा फील होती है। सिर्फ इन्हीं स्टेट्स में आया था, बट कुछ ऐसी चीजें भी थी जहां पे कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया था। ये स्टेट्स में तो इंडस्ट्री सेक्टर थोड़ा सा डेवलप हुआ था, बट जो हमारी स्टेट्स थी लाइक उड़ीसा, बट few states like उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, ठीक है, उड़ीसा, राजस्थान, ठीक है जी, एंड पंजाब, इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर इन्वॉल्व था, एग्रीकल्चर सेक्टर था वो डोमिनेट ज्यादा करता था, है डोमिनेंट था, ठीक है जी, ओके। इस वजह से क्या होता था, इस वजह से वहां पे इंडस्ट्री सेक्टर नहीं हुई। यहाँ पे वर्क फोर्स किस पे इन्वॉल्व थी, इसमें जो वर्क फोर्स थी वो किस पे इन्वॉल्व थी, एग्रीकल्चर सेक्टर में, एग्रीकल्चर में थी, और यहाँ पे इंडस्ट्री सेक्टर में थी, और बहुत कम लोग थे जो टर्शियरी सेक्टर की तरफ हो पाए, जिसकी वजह से बैकवर्डनेस रही। टर्शियरी सेक्टर इस वजह से ज्यादा डेवलप नहीं हो पाया, सिर्फ इन्हीं स्टेट्स में थोड़ा सा इंडस्ट्री का प्रभाव पड़ा और हमारे पास इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ, ठीक है। ये था हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। बिकॉज टर्शियरी सेक्टर की डेवलपमेंट तभी होगी जब प्राइमरी से हम लोग इंडस्ट्री सेक्टर में ज्यादा शिफ्ट कर देंगे। 73% तो स्टूडेंट हमारे एग्रीकल्चर में थे, तो कैसे हमारा टर्शियरी सेक्टर चलना था, ठीक है। टर्शियरी सेक्टर तभी चलता है, इंडस्ट्री तभी चलती है जब आपके पास रोड्स हो, आपका ट्रांसपोर्ट सेक्टर डेवलप हो, या यूं कह लो कि ये हो तभी इंडस्ट्री चलती है। तो दोनों एक दूसरे को पूरा करने के लिए चाहिए थे। कम्युनिकेशन ये भी कम था, क्योंकि इंडस्ट्री सेक्टर नहीं था, और ना ही जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो हमारी हेल्प करती थी। तो ये था हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। सबसे ज्यादा 73% किसमें था, एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडस्ट्री में 10% था, और टर्शियरी सेक्टर 17% था। तो इसी के साथ ही ये वीडियो मैं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप यहीं से नोट्स बना लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी वीडियोस देखते रहें। ओके जी, डन।